नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस में। देखिए, आज डेट है 30 मई। तो चलिए देखते हैं 30 मई के इंडियन एक्सप्रेस में क्या है डिस्कस करने के लिए। तो देखिए, अभी बताया जा रहा है कि जो जीडीपी ग्रोथ थी फोर्थ क्वार्टर में, उसका कितना 3.1% ही ग्रोथ देखने को मिली, यानी ग्रोथ स्लो हो गई जो फोर्थ क्वार्टर देखने को मिला है अभी। ठीक है, तो जिस तरीके से, और इस जो ये वाला पीरियड था, इसमें लॉकडाउन का पीरियड सिर्फ एक हफ्ता था, यानी एक वीक के लिए ही लॉकडाउन था इसमें, जो मार्च 24 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये लास्ट क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो अभी आया है डाटा, उसमें 3.1% से जीडीपी ग्रो हो रही थी, यानी काफ़ी कम परसेंटेज से ग्रो हो रही थी, यानी पहले से ही दिक्कत चल रही है हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, तो ये एक नया चीज़ अभी देखने को मिल रहा है। और उसके बाद यानी मार्च के बाद जब लॉकडाउन लगा है, तो अब देखेंगे कि अब कितनी ज़्यादा नीचे गिरने वाली है इकोनॉमी। ठीक है, वो तो आने वाला डाटा ही बताएगा कि कितनी रहेगी। और यहाँ देखिए, ये वाले पेज में भी प्लाज्मा थेरेपी की बात की जा रही है। जैसा कि हमने देखा था कि स्टार्टिंग में प्लाज्मा थेरेपी को काफ़ी पॉपुलर था कि कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी से हम लोगों का इलाज करेंगे। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो रिकवर्ड पेशेंट है उसके शरीर से प्लाज्मा निकाल लिया जाता है, और उससे हम जो एंटीबॉडीज़ है वो निकाल के जो अभी पेशेंट है उसके शरीर में डालते हैं, ताकि वो भी इससे फाइट कर सके। ठीक है, तो लेकिन इसके ऊपर प्रॉपर स्टडी हुई नहीं थी, तो आईसीएमआर ने रोक दिया था। लेकिन अभी दिल्ली में नोट दे दिया गया था कि आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी डोनर को फाइंड करना एक चैलेंज है कि कौन डोनेट करेगा, तो उसके लिए अभी आप कह सकते हो कि पहल जारी है दिल्ली में, कि लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि ये क्या मूव है, इससे क्या हेल्प हो सकती है। ठीक है, अवेयरनेस फैलाई जा रही है। तो ये देखिए, जो लोकस्ट अटैक की बात है, उसमें काफ़ी जगह देखने को मिल रहा है जो लोकस्ट अटैक हो रहे हैं, तो वो सारी फसल खा ले रहे हैं, और सिर्फ आप कह सकते हो जो स्ट्रॉ है, जो वेस्ट होता है, वही छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो लोकस्ट हम देख रहे हैं 3-4 दिनों से काफ़ी, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से निकल के फिर ओमान और यमन वाले इलाके को क्रॉस करते हुए, पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए भारत के वेस्टर्न बेल्ट में, यानी राजस्थान और पंजाब वाले इलाके में, मध्य प्रदेश तक भी पहुंच गए हैं। ठीक है, तो वो सब वाले इलाके में किस तरीके से फैल रहे हैं, और ये ईस्टर्न साइड भी आ सकते हैं अगर ज़्यादा ही वहाँ पर हरियाली की कमी रही, और ईस्टर्न साइड हरियाली हुई तो और भी अंदर तक पेनिट्रेट कर सकते हैं। और ये देखिए, अभी जो मोदी सरकार है उसका ये सेकंड टर्म है, उसका 1 साल पूरा हो गया है, अभी दूसरा साल चालू हो गया है। ठीक है, तो उसके ही उपलक्ष्य में आज जो उसके बारे में भी काफ़ी बातें आई हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स हुए हैं इस आप कह सकते हैं इस गवर्नमेंट में, तो उसकी कुछ एक देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। जैसे कि आर्टिकल 370 को चेंज किया गया था, जो 370 है उसको आप कह सकते हैं कि डाइल्यूट कर दिया गया था, और 35A को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया गया था। और ट्रिपल तलाक का हमने देखा किस तरीके से ट्रिपल तलाक के ऊपर बातें हो रही थी, जो राम टेम्पल है उसके ऊपर की बात हुई है। फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमने हमने देखा है इस आप कहते हो कि गवर्नमेंट के टेन्योर में। ठीक है, तो बेसिकली वही सारी बातें बताई गई हैं। पॉलिटिकल एंगल देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इवेंट्स देखिए क्या क्या हुए थे, और इसके ऊपर अगर कुछ आपके पास डाटा है तो उसको कलेक्ट करिए। ठीक है, और देखिए एनआरसी जो नेशनल रजिस्टर ऑफ दी सिटीज़न है, उसके ऊपर भी यहाँ इस गवर्नमेंट के टेनोर में हमने चीज़ें देखी हैं कि किस तरीके से नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न जो आसाम में चालू किया गया था, वो एक इवेंट देखने को मिला था। ठीक है, तो बेसिकली वही सारी बातें बताई गई हैं कि इस टेनोर में गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए हैं। और ये देखिए, ये वाला जो आर्टिकल बता रहे हैं किस तरीके से चाइना के साथ हम काफ़ी टाइम मीटिंग कर रहे हैं, और बायलैटरल रिलेशन सुधारने की कोशिश हमने की है। जैसे कि हमने देखा था कि पिछले साल कैसे जो जी जिनपिंग है आए थे ममल्लापुरम के, जो महाबलीपुरम है वहाँ पर तमिलनाडु में, मोदी और जी जिनपिंग का मीटिंग हुआ था। ये वो इनफॉर्मल मीटिंग था, वो सेकंड इनफॉर्मल मीटिंग थी, पहली वाली इनफॉर्मल मीटिंग वुहान चाइना में हुई थी। तो इस तरीके से बायलैटरल रिलेशन सुधारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पॉजिटिव आउटकम्स देखने को मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी हमने देखा है कि जो लद्दाख का ईस्टर्न पोर्शन है वहाँ पर किस तरीके से दोनों ही जो देश हैं उनके आर्मियों के बीच में जो मुठभेड़ देखने को मिल रही है। और इसमें भारत ने जिस तरीके से आरसेप छोड़ा था उसकी भी बात बताई गई। आरसेप क्या है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक
इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है, ये आरसेप था। इसमें 10 आसियान के कंट्रीज़ थी प्लस 6 और कंट्रीज़ थी, जिसमें आप कह सकते हो कि भारत था, ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड था, फिर चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है। लेकिन जो भारत है उसने इससे विड्रॉ कर लिया कि भारत इसमें मेंबर नहीं बनेगा। बेसिकली आरसेप का मकसद है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन चाइना काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर का है, तो वो पूरी मार्केट कवर कर लेगा, इसके ही डर से भारत ने इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई है, ठीक है। और जो चाइना है वो अपनी कंट्री को हमारी सर्विस सेक्टर के लिए खोल नहीं रहा है, वो भी एक बड़ा अप्रीहेंशन है। और जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है वहाँ की जो फार्मिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा, जो कह सकते हो जो डेयरी है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। तो वहाँ के अगर डेयरी भारत में आने लगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो भारत की जो आप कह सकते हो डेयरी इंडस्ट्री है उसके ऊपर असर देखने को मिल सकता है। इसलिए हमने आरसेप से दूर रहने में ही भलाई समझी है। और देखिए एडिटोरियल सेक्शन क्या कह रहा है आज का। तो एडिटोरियल सेक्शन में ये जो आर्टिकल आया है ये बात कर रहा है कि किस तरीके से अभी जो कह सकते हो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने किस तरीके से अभी एक कमेंट पास किया है, जो उन्होंने एक इशू रेस किया है सेंटर और स्टेट के बीच में, तो उसको देखेंगे। और ये वाला आर्टिकल बात कर रहा है अभी किस तरीके से जो लेगिस्लेशन तरह तरह के पास किए गए हैं जो माइग्रेंट को सपोर्ट करने के लिए, उसमें बात की गई क्या क्या कदम लिए गए हैं वो देखेंगे हम। और ये वाला बात कर रहा है चाइना और इंडिया के इकोनॉमिक एंगल है कि इसको भी देखेंगे क्या बात इसमें बताई जा रही है। और ये वाला बात कर रहा है कि किस तरीके से एट ए टाइम दो क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं असम में। एक तो जो ऑल ओवर द वर्ल्ड पेंडेमिक छाया हुआ है कोविड-19, वो तो है ही, और दूसरी तरफ वहाँ पे भी फ्लड्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो एट ए टाइम ये गवर्नमेंट का आप कह सकते हो कि एक बड़ा टेस्ट होगा कि किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट इसको हैंडल करती है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं ये वाले आर्टिकल से, जिसमें तुषार जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने उनकी बात बताई जा रही है कि बुलिंग नीड टू बी कॉल्ड आउट बाय द कोर्ट टू दैट्स जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था कि जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है इन्होंने कहा था कि जो सेंटर में एक गवर्नमेंट चल रही है और स्टेट अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चला रही है, कि जो सुप्रीम कोर्ट एक अलग इशू अलग ऑर्डर दे रहा है और स्टेट जो है स्टेट अलग तरीके से ऑर्डर पास कर रही है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका आप देखेंगे तो कमेंट्स जो है काफ़ी संवेदनशील है, वो माइग्रेंट्स के फेवर में नहीं है। और काफ़ी जो स्टेट्स के हाई कोर्ट है, आप कह सकते हो कि 19 ऐसे स्टेट के हाई कोर्ट है जिन्होंने काफ़ी प्रो माइग्रेंट आप कह सकते हो कि अप्रोच दिखाई है, प्रो माइग्रेंट उन्होंने अपनी बात रखी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से एक अभी इशू निकल कर आया है। तो देखिए पहले सॉलिसिटर जनरल क्या होता है। देखिए भारत का सबसे आप कह सकते हो जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है भारत का, वो होता है अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल होता है। और उसके बाद सेकंड लेवल पे आते हैं सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से जो अटॉर्नी जनरल है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका मेंशन है, ये आर्टिकल 76 में है, ठीक है। 76 की बात करता है अटॉर्नी जनरल की। लेकिन जो सॉलिसिटर अटॉर्नी जनरल है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है, यानी एक्ट के तहत बनाया गया है, ठीक है। तो ये तो हो गई इनकी आप कह सकते हो कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में बातें बताई गई हैं कि नहीं बताई गई है। तो ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, आपको ये याद रखना है। अब देखिए इसमें बोला गया है, जो इन्होंने कमेंट पास किया कि प्रॉफिट ऑफ डूम ओनली स्प्रेडिंग नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी। तो इस तरीके से इन्होंने अभी कमेंट पास कर दिया, तो इसलिए ज़्यादा ये सुर्खियों में आ गए हैं कि किस तरीके से सेंटर और स्टेट को अलग अलग चल रहे हैं। तो इन्होंने ऐसे आप कह सकते हो कि कमेंट पास किए हैं, हु नॉट शोइंग एनी कर्टसी टू द नेशन, ठीक है, यानी नेशन के लिए नहीं सोच रहे हैं। ही कॉन्ट्रास्टेड देम विद द मिनिस्टर्स वर्किंग ओवरनाइट, ठीक है, जो काम कर रहे हैं मिनिस्टर ओवरनाइट उनके साथ इन्होंने कॉन्ट्रास्ट कर दिया है। मतलब वही कि जो स्टेट्स हैं वो अलग तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और जो सेंटर है यानी सुप्रीम कोर्ट है वो अलग तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। इनफैक्ट ऑल्सो इज दैट मेहता हैड स्टूड इन द कोर्ट ऑन द मार्च 31 एंड मेड मिसलीडिंग क्लेम दैट देर आर नो मोर माइग्रेंट ऑन द रोड। तो देखिए एक बार ये भी इवेंट हुआ था कि 31 मार्च को, जब ये तुषार मेहता है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ये भी कह दिया था कि रोड्स पर तो कोई भी माइग्रेंट है ही नहीं। तो इन्होंने भी काफ़ी आप कह सकते हो कि नज़र तो है ही नहीं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम चल क्या रही है, और ये माइग्रेंट से अगेंस्ट में वहाँ पे जाके बोलने लगी कि इस रोड पे तो कोई माइग्रेंट है ही नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब सही चल रहा है, ठीक है। अब देखिए ही इज़ ट्राइंग टू पिट द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द हाई कोर्ट, कि ये इस तरीके से डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अलग कर रहे हैं हाई कोर्ट के, मतलब आप कह सकते हो कि अगेंस्ट में ले जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के। तो इस तरीके से ये आप कह सकते हो कि इनका क्रिटिसिज्म किया गया है यहाँ पे कि किस तरीके से ये अपनी पोजीशन का सही से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला आर्टिकल बात कर रहे हैं कि व्हेन क्राइसिस कम्स
Country need to evolve well-rounded protocol for managing disaster, not look at them as only administrative problem। ठीक है, कि उसको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम की तरह तरीके से आपको नहीं देखना है कि एडमिनिस्ट्रेशन ही उसको देखेगा, इसको देखना है कि किस तरीके से ओवरऑल मिलकर इसके ऊपर टैकल किया जा सकता है। तो अभी यहाँ पर बात की जा रही है असम की। अगर असम की बात की जा रही है तो पहले देखते हैं असम कहाँ है। और अगर अब मैप में अगर देखें तो असम, ये देखिए ये रहा असम। ठीक है, यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, ये देखिए मेघालय हो गया, ये वेस्ट बंगाल हो गया और यहाँ पे भूटान हो गया। तो इस तरीके से असम काफ़ी ही राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, अगर जूम करके आपको दिखाऊँ मैं असम, तो ये देखिए ठीक है किस तरीके से कौन से राज्यों से असम घिरा हुआ है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है असम की राजधानी। ये बात आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और इसके जो भी एडिशनल फीचर्स हैं जैसे कि नेशनल पार्क क्या क्या हैं, ठीक है, वो सब भी याद रखिए क्योंकि काफ़ी बार नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के ऊपर सवाल बन जाते हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं आर्टिकल क्या कह रहा है। तो देखिए इसमें बोला गया है कि इट वुड बी वाइजर फॉर द पीपल हु आर स्टैंडर्ड आउटसाइड द स्टेट टू रिटर्न। 10 जून से पहले आने की बात की जा रही है क्योंकि अभी यहाँ पे फ्लड मैनेजमेंट भी देखना है। तो जो मुसाफिर हैं जो बाहर फंसे हुए हैं, ठीक है, माइग्रेंट्स हैं, उनको जल्द से जल्द आने की बात की जा रही है क्योंकि अभी हमने देखा है जहाँ ये फ्लड जो आ गया है उसमें आप कह सकते हो जो साइक्लोन अम्फन हमने देखा जो उड़ीसा वेस्ट बंगाल वाले रीजन में काफ़ी तबाही मचा कर गया है, तो ये फ्लड इससे भी ट्रिगर हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं ये फ्लड आई है और बोला जा रहा है कि ये जो कोरोना वायरस फैला है कि ये हो सकता है हमें इसके साथ ही रहना पड़े, तो लोगों को अपनी वैक्सीन अपनी आदतों में बदलाव लाना पड़ेगा और जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती या फिर हर्ड इम्यूनिटी नहीं डेवलप हो जाती तब तक चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट हम जानते हैं कि किस तरीके से जब 60 से 70% जनता आप कह सकते हो कि इन्फेक्ट होके इम्यून हो जाएगी तब हम एक हर्ड इम्यूनिटी गेन कर लेंगे कि बहुत सारी हमारी जनता इम्यून हो जाएगी, तो फिर ये वायरस को मौका नहीं मिलेगा कहीं भी ट्रांसमिट होने का, तो ये वायरस खत्म हो जाएगा सोसाइटी से। अब यहाँ बात की जाएगी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की टू नोटिफाई दी कोविड-19 पेंडेमिक एज ए डिजास्टर। ठीक है, अगर इस एक्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसको एक डिजास्टर डिक्लेयर नोटिफाई दी कोविड पेंडेमिक एज ए डिजास्टर डिजास्टर डिक्लेयर करता है। फिर एनेक्टेड आफ्टर दी सुनामी 2004 जब आई थी उसके बाद ही 2005 का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया था कि एक्ट डज नॉट मेंशन पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। ठीक है, तो जो आप कह सकते हो कि अभी जो डिजास्टर इसको डिक्लेयर किया गया है लेकिन जो एक्ट है उसमें ये पब्लिक जो हेल्थ इमरजेंसी है उसको डिजास्टर की कैटेगरी में रखने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इज दैट इट लुक्स एट डिजास्टर फ्रॉम ए एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉ एंड अदर पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो किसी भी डिजास्टर को एक एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉ एंड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से देखता है। ठीक है, इसमें हम सभी स्टेक होल्डर का इन्वॉल्वमेंट नहीं देखता है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का इन्वॉल्वमेंट देखता है वो, एंड नॉट अंडरलाइन दी ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट। जो ह्यूमैनिटेरियन है, जो एनजीओज हैं, जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, उनके रोल का उतना इम्पोर्टेंस रखता नहीं है जब बात आ जाती है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की। ठीक है, इट टॉक ऑफ द मिटिगेटिंग द हार्डशिप ऑफ द कम्युनिटी बट स्टॉप शॉर्ट ऑफ इन्वॉल्विंग नॉन स्टेट एक्टर। ठीक है, जो नॉन स्टेट एक्टर यानी जो सरकारी नहीं है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया जो सिविल सोसाइटीज़ होती हैं, ठीक है, जो एनजीओज होती है, जो इंडिविजुअल्स खुद के लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसा कि आज हम देख रहे हैं कोविड-19 के टाइम पे बहुत से इंडिविजुअल अपने खुद के लेवल पे काम कर रहे हैं और लोगों की हेल्प कर रहे हैं। द कंट्री रिक्वायर प्रोटोकॉल टू इन्वॉल्व सिविल सोसाइटीज़। ठीक है, कि ऐसी सिविल सोसाइटीज़ की ज़रूरत बहुत होती है, बहुत हेल्प करते हैं लोग, एलिविएटिंग द स्ट्रेस ऑफ द माइग्रेंट एंड अरेंजिंग क्वारंटाइन टू ऑर्गेनाइजिंग फूड फ्लड रिलीफ। ठीक है, जो फ्लड रिलीफ है इस तरीके के भी जो अभी आप कह सकते हो कि दिक्कतें देखने को मिल रही हैं उसमें भी सिविल सोसाइटीज़ का काफ़ी अच्छा रोल हो सकता है। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट यहाँ पे क्रिटिसिज्म किया गया है कि इसको सिर्फ ये जो प्रावधान है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे देखा जाए वो एक गलत है। ठीक है, अब देखिए ये वाला आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें एक्चुअली बात की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है और ह्यूमन का क्या रोल है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रही है, ये वाला जो आर्टिकल है ये बात करेगी किस तरीके से अभी जो माइग्रेंट्स को लेके दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, तो उसमें क्या क्या किया गया है देख लेते हैं, क्या क्या बातें बताई गई हैं, जो भी स्टेप्स हैं काफ़ी कुछ लिए गए हैं उसको ही डिस्कस किया गया है। तो देखते हैं। देखिए बात की गई है स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड की। ठीक है, तो स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड जो स्टेट के पास होता है जिसका यूज़ करके वो ऐसे डिज़ास्टर के टाइम पे उसके साथ फाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड दिए गए हैं स्टेट्स को। उसमें काफ़ी आप कह सकते हो कि सेंटर ने भी अपनी तरफ से एडिशन किया है। फिर जो रिवॉल्विंग फंड है, इस तरीके के रिवॉल्विंग फंड दिए गए हैं। जो पैसा पोर्टल है जो अप्रैल 2020 में बनाया गया था गुजरात में, ठीक है, इज़ बीन नाउ rolled out across the
स्टेट ऑल अक्रॉस द स्टेट, ठीक है। तो फिर सभी जितने भी स्टेट्स हैं उसमें जो पैसा पोर्टल है जिसके तहत आप कह सकते हो कि ऐसे डिज़ास्टर के टाइम पे मॉनिटरी हेल्प मिल जाती है, जो गुजरात में स्टार्ट किए गए थे, तो ऐसा भी ऑल ओवर दी इंडिया चालू करने की बात की गई है, ठीक है। और फिर मनरेगा की बात की जा रही है, किस तरीके से जो माइग्रेंट लेबर हैं वो अपने अगर घरों की तरफ जा रहे हैं तो अभी वहाँ पर जॉब की आप कह सकते हो कि पॉसिबिलिटी जनरेट करने के लिए मनरेगा में 40,000 करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर जॉब जनरेट की जा सके। तो 300 करोड़ पर्सन डे का वहाँ पे जॉब जनरेट करेंगे और इससे बहुत सारे आप कह सकते हो कि एसेट्स बनेंगे जिससे पब्लिक का ही बेनिफिट होगा, जैसे कि लाइवलीहुड तो मिलेगा और जो वाटर कंजर्वेशन एसेट्स हैं जैसे कि कुछ आप कह सकते हो जिससे पानी का बचाव हो, ऐसा कुछ इंफ्रा बनाएं तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा ही, और वो इंफ्रा बनने के बाद भी लोगों को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। अब देखिए आगे बात की जा रही है कि जो कंस्ट्रक्शन जो वर्कर हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड, ठीक है, ये एक आप कह सकते हो कि ऐसा बॉडी है, ठीक है, इन ईच स्टेट में। फर्स्ट देयर इज द नीड टू रीओरिएंटेड द वर्किंग ऑफ द, तो इसकी जो वर्किंग है जो कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड का हर एक स्टेट में, उसको देखने की ज़रूरत है कि प्रोवाइड करता है ये सोशल सिक्योरिटी टू द माइग्रेंट वर्कर। हाउएवर द फंड यूटिलाइजेशन इग्नोरिंग द इंटर स्टेट वेरिएशन इज लो, लेकिन इसके अंदर जो फंड यूटिलाइज ही नहीं किया जाता है, 21% ही यूटिलाइज किया जाता है बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड अवेलेबल द कंजर्व आप कह सकते हो कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड ऑफ द मेजर स्टेट वेयर द इन्फ्लक्स ऑफ द माइग्रेंट इज मैक्सिमम द सेंटर कैन ट्रांसफर फिक्स मंथली अमाउंट फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ, ठीक है। अगर इसको तरीके से इस्तेमाल किया जाए जो ये बॉडी है, ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं तो जो सेंटर है वो उनके अकाउंट में मंथली कुछ पैसे भेज सकती है। इस तरीके से डायरेक्ट एक मॉनिटरी बेनिफिट उनको देखने को मिल सकता है। तो दूसरी और बात बताई जा रही जो कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस ऑफ द माइग्रेंट वर्कर है नीड टू बी प्रिपेयर्ड, तो ऐसे जो माइग्रेंट वर्कर है इनका एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस बनाने की ज़रूरत है ताकि वो एक आप कह सकते हो कि ऐसा पोर्टल हो, ऐसा डाटा हो जिससे डायरेक्ट अगर गवर्नमेंट कुछ स्कीम निकाले तो उनको इसका बेनिफिट मिल सके। जैसे कि जनधन आधार मोबाइल जैम की बात की जा रही है, जिस तरीके से जैम एक प्रोग्राम चालू किया गया है उस तरीके के और भी प्रोग्राम चालू किए जाए जिससे आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए जो बेनिफिट निकाले वो उनको मिल सके, ठीक है। और इसमें एक बात ये बताई गई है कि जो मनरेगा में भी एनरोलमेंट करेंगे उससे भी डाटाबेस काफ़ी जनरेट होगा, तो आप उसको भी रिकॉर्ड में रख सकते हैं और कुछ जो भी आप वेलफेयर स्कीम बनाएंगे उसका डायरेक्ट जो हेल्प है वो माइग्रेंट वर्कर तक या फिर लेबर तक पहुंचा सकते हैं। और प्रधानमंत्री जनधन योजना जिसके जो ज़ीरो बैलेंस वाला आप कह सकते हो कि अकाउंट खोला गया था ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके लोगों का, इस तरीके की और भी स्कीम्स निकालनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप कह सकते हो डाटाबेस गवर्नमेंट के पास रहे ताकि कोई स्कीम निकले तो डायरेक्ट बेनिफिट इन लोगों तक पहुंचे। इवन टुडे माइग्रेंट हु आर registered to claim access to a number of the legal and other entitlement at their source location lost access to the benefit upon the migrating to different local। अगर देखिए जो गवर्नमेंट है कुछ स्कीम लेके भी आती है लेकिन जब ये माइग्रेंट लोग दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं तो दिक्कत ये हो जाती है कि उनको उसका एक्सेस मिल नहीं पाता। अगर राशन की ही बात की जाए तो राशन देखिए अगर आप अपनी स्टेट छोड़ के चले जाएंगे तो आपको राशन दूसरी जगह नहीं देगा, इसलिए भी क्या निकाला गया वन नेशन वन राशन कार्ड की बात की जा रही है, यानी पोर्टेबिलिटी बढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो पोर्टेबिलिटी बढ़ाई जाएगी। पीडीएस देखिए पोर्टेबिलिटी ऑफ द फूड सिक्योरिटी शुड बी फर्स्ट स्टेप, यानी पहले फूड सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दीजिए। जो पोर्टेबिलिटी यानी आप कहीं पे भी रहिए आपको राशन मिल जाएगा पीडीएस के तहत, फिर इसको ही हम आगे प्रोसीड करेंगे हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, ठीक है। इस तरीके से पूरा जो सोशली एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, एसेंशियल चीज़ें होती है, उसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो माइग्रेंट लेबर हैं वर्कर हैं उनके जो चिल्ड्रन हैं उनको सर्व शिक्षा अभियान के तहत एनरोल करा के एसेंशियल जो बेसिक एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जा सकती है। स्टेट मस्ट पुट एन एंड टू द रेस्ट्रिक्टिव डोमोसाइल प्रोविजन फॉर दी वर्किंग इन डिफरेंट एरिया। बहुत सारे स्टेट क्या करते हैं डोमोसाइल का क्राइटेरिया रख लेते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में 80% ऑफ दी जो लोकल्स हैं उनके लिए जॉब रिजर्व करने की बात की जाती है, और जो आंध्र प्रदेश है वहाँ 75%, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे जो स्टेट हैं उन्होंने काफ़ी एक क्राइटेरिया रख रखा है कि इतना परसेंट जॉब तो उनके ही डोमोसाइल वर्कर को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो डोमोसाइल नीड्स हैं उनको हटाने की बात की गई है, एक ये सजेशन दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए आगे बात बताई जा रही है टाइम हैज़ नाउ कम फॉर कंप्लीट ओवरऑल ऑफ दी ऑब्सोलीट लेजिस्लेशन, यानी जो आउटडेटेड अब तक का लॉस थे उनको रेगुलेट करने की बात की गई है कि इसके ऊपर वापस से ध्यान देने की बात की जाए। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट 1979 है, ठीक है। इंटरस्टेट माइग्रेंट हैज़ टू बी migrate through a contractor
पहले क्या होता था कि एक कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आपको माइग्रेट करना होता था। सच लॉ क्रिएट ए सीरियस चैलेंज इन एक्सटेंडिंग स्टेबल एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी नेट टू दिस सेट ऑफ दी वर्कर, ठीक है। तो उसमें काफ़ी दिक्कत देखने को मिलती थी, एक कॉन्ट्रैक्टर के अंडर आप आ जाते थे और पता नहीं वो रजिस्ट्रेशन करवाए ना करवाए, तो गवर्नमेंट को विजिबल हो, आपका डाटाबेस ना विजिबल हो, तो जो डायरेक्ट बेनिफिट मिलना चाहिए मिल पाए ना मिल पाए, तो ये इशू देखने को मिलती थी। तो अभी आगे वही बात बताई जा रही कि और भी बहुत सारे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। डाटाबेस अगर आपका कलेक्ट हो जाएगा तो आयुष्मान भारत, पीएम किसान, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये सब जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, इस तरीके की जितनी भी स्कीम्स है उससे बेनिफिट ज़रूर मिल सकता है सभी माइग्रेंट वर्कर को, ठीक है। और देखिए ये वाला आर्टिकल बात कर रहा है इंडिया और चाइना के बारे में, बात की जा रही है बेसिकली इसमें। बात की जा रही है इकोनॉमिक एंगल से। अभी देखिए हमने देखा है कि भारत और चाइना के बीच में इशू चल रहा है, जो लद्दाख वाला पोर्शन है वहाँ पर एलएसी को लेकर काफ़ी इशू है कि एलएसी जो है वो डिमार्केटेड नहीं है प्रॉपरली, तो काफ़ी टेरिटोरी को लेके जो चाइना कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो वहाँ पर दिक्कत आ रही है, ठीक है। और ये बात बताई जा रही है कि ऐसा नहीं कि कोई वॉर हो जाएगी, जैसा कि हम सब जानते हैं 1962 में भारत और चीन के बीच में वॉर हुई थी, ठीक है। तो उस लेवल पे तो सिचुएशंस ख़राब नहीं होंगी, हम बायलैटरली चीज़ों को समझ लेंगे, ठीक है, ताकि चीज़ों को हम हैंडल कर सकें। अब देखिए गल्फ़ वगैरह की बात की गई है, किस तरीके से जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो किसकी तरफ अपना झुकाव रखते हैं। जैसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं वो इसमें मैटर इंटरफियर नहीं कर रहे हैं, जैसे कि गल्फ़ रीजन की बात की गई है, तो गल्फ़ में भारत भी एक काफ़ी अच्छा ट्रेड पार्टनर है काफ़ी कंट्रीज से, जैसे कि यूएई इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से भारत के भी ट्रेड अच्छे हैं और चाइना का भी ट्रेड अच्छा है गल्फ़ में, इसलिए वहाँ की कंट्रीज़ जो है वो इंटरफियर नहीं कर रही है। लेकिन नोट करने की बात यह है कि लैक ऑफ रिएक्शन फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड यूएई आफ्टर इंडिया एनेक्सेशन ऑफ डिस्प्यूटेड कश्मीर, ठीक है। कश्मीर के टाइम पे भी ये जो गल्फ वाला रीजन है, अरब रीजन है, इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट में नहीं बोला था, इससे इंडिया की इंपॉर्टेंस का पता चलता है। और यहाँ पे बात बताई जा रही है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला रीजन है, ठीक है, वो वाली बात बताई जा रही है कि हम किस तरीके से अफगानिस्तान से अगर कनेक्ट हो जाए तो सेंट्रल एशिया में पहुंचना आसान होगा, लेकिन पाकिस्तान बीच में रोड़ा है, इसलिए पाकिस्तान हमें बीच में से रास्ता देगा नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, चाबार पोर्ट बना रहे हैं, चाबार पोर्ट ईरान के यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, ताकि हम वहाँ से अफगानिस्तान पहुँचे फिर सेंट्रल एशिया को कवर करें, इसलिए हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सेंट्रल एशिया से हमारा काफ़ी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया किस तरीके से इंडिया का जो इम्पोर्टेंस है वो एक अच्छा है, और दिल्ली जो है वो अनलाइकली टू ऑप्ट फॉर दी एस्केलेशन विद द चाइना दैट अफेक्ट इट्स इकोनॉमी, ठीक है। इसलिए इंडिया जो है वो चाइना के साथ एस्केलेशन बढ़ाना नहीं चाहता है, यानी जो आप कह सकते हो अभी फाइटिंग हो रही है दोनों के विषय में देखी जाए तो उसको ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, चीज़ों को सॉल्व कर लेना चाहता है, क्योंकि इससे इकॉनमी को हर्ट हो सकता है। अब देखिए ये वाला जो आर्टिकल है ये बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में, तो इस काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको देखेंगे किस तरीके से इसमें बातें बताई गई हैं। और ये वाला आर्टिकल बात कर रहा है अभी जो मोदी गवर्नमेंट का सेकंड टेन्योर का, आप कह सकते हो कि जो फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है तो क्या क्या चीज़ें की गई हैं उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो देखिए ये वाला आर्टिकल पहले देखते हैं। अब देखिए जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है वो काफ़ी एडवर्सली अफेक्ट करता है वर्कर्स को, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या बातें इसमें बताई गई हैं। तो देखिए द मदरबोर्ड ऑफ और लेबर लॉ, अपने जो लेबर लॉ हैं जितने भी उनका सबका मदरबोर्ड कौन सा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, विच एंकरेज शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट। ये एंकरेज करता है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट, लो स्किल एंड जीरो सिक्योरिटी, ठीक है। जो वर्कर्स हैं उनको सिक्योरिटी भी नहीं मिल पाती है, इसकी वजह से काफ़ी खामियां हैं, क्योंकि ये काफ़ी थ्रेशोल्ड सेट कर देता है जिससे कंपनी खुद को आप कैसे एक अप्रीहेंशन, एक डर पैदा होता है कंपनीज में। देखते हैं आगे उसको डिटेल में बताया गया है कि क्या क्या थ्रेशोल्ड ये सेट करता है, ठीक है। देखिए बोला गया है we can cut to chase and go to the chapter 5b of the इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। जो इसका डिस्प्यूट एक्ट है उसका चैप्टर 5 भी क्या कहता है कि देर आर थ्री थ्रेशोल्ड, ठीक है, तीन थ्रेशोल्ड की बात की गई है कि हायर मोर देन 99 वर्कर, कि 99 वर्कर से ज़्यादा हायर करोगे तब एक इशू जनरेट होगा, ठीक है। एंड यू विल हैव टू नोटिफाई द गवर्नमेंट बिफोर यू कैन फायर एनी वन ऑफ देम, ठीक है। अगर 99 वर्कर से ज़्यादा हायर करोगे तब अगर आपने एक को भी फायर करने का होगा तब आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ऐसे केस में कौन दिखाएगा कि मेरे पास 99 से ज़्यादा वर्कर है, ठीक है, तो लोग रजिस्ट्रेशन करवाना ही बंद कर देंगे ना। तो ये काफ़ी आप कह सकते हो आप कह सकते हो कि ये प्रो इंडस्ट्री या प्रो एम्प्लॉयर के लिए एक्ट नहीं था, ठीक है। और देखिए दूसरे थ्रेशोल्ड की क्या बात की गई है, हायर मोर देन 20 एंड यू ओपन योर सेल्फ अप टू द प्रोविडेंट फंड। अगर 20 से ज़्यादा
हायर करोगे तो आपको प्रोविडेंट फंड जो कमिटमेंट है और जो बोनस पेमेंट है वो सब के लिए आपको करना पड़ेगा काम। तो कौन चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा पे करना? हर एक कंपनी प्रॉफिट के लिए काम करती है, कम से कम खर्च करने की बात सोचती है। और अगर वो दिखाएगी कि मेरे पास 20 से ज़्यादा है तो उसको पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड की स्कीम चालू करनी पड़ेगी। फाइनली अल्टीमेट थ्रेशोल्ड क्या है कि इफ़ यू वांट टू डिनाई वर्कर सेवरेंस पे, अगर पे डिनाई करना है, नेवर कीप देम कंटिन्यूसली एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 240 डेज। यानी अगर आपको सेवरेंस पे नहीं पे करना है, वर्कर को डिनाई करना है, कुछ अगर पे नहीं देना है आपको, तो आप उसको 240 दिनों से ज़्यादा काम पे नहीं रख सकते हो। अगर आपने उसको 240 दिनों से ज़्यादा काम पे रखा है तो आपको उसको सेवरेंस पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे में कौन दिखाएगा कि मैं 240 दिन से ज़्यादा इस वर्कर को काम पे रखूँगा? तो बताइए, एम्प्लॉयमेंट तो घटेगा ही ना। तो इस तरीके से काफ़ी दिक्कत थी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, इसलिए भी इसको बोला गया, चेंज करने की बात की जा रही है। तो देखते हैं। और ये भी बात बताई गई है कि R&D में भारत काफ़ी कम खर्चा करता है, सिर्फ 0.7% ऑफ द जीडीपी खर्चा करता है, तो बहुत कम है। और साउथ कोरिया 4.2% ऑफ द जीडीपी खर्चा करता है, ठीक है। अब देखिए आगे बोला गया, एम्बिशन ऑफ ग्रोइंग बिग एंड फॉर्मल। तो जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, आप कह सकते हैं एम्प्लॉयर हैं, वो अपनी कंपनी को बड़ा नहीं दिखाते हैं और उनका जो एम्बिशन होता है बिग बनने का उसको भी वो कम रख लेते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ पर एमएसएमईज काफ़ी बढ़ती जा रही हैं। पहले 3.6 करोड़ थी, आज की डेट में 6 करोड़ हैं। और 94% जो एमएसएमईज है वो माइक्रो सेक्टर में आती हैं। और हम एमएसएमई का आप कह सकते हो कि जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में 2012 में 37% था, फिर गिरते ही चला गया, 30% देखने को मिला है। फिर 2019 में भी 29% देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से जो एमएसएमईज हैं वो भी एक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। वैसे अगर मैं बात कहूँ एमएसएमई की, तो एमएसएमई में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है अपने देश में, ठीक है। एमएसएमई काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं भारत में। लेकिन अगर इस तरीके के एक्ट रहेंगे तो काफ़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है। अभी हमने देखा है किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत के पैकेज में फाइनेंस मिनिस्टर ने काफ़ी कुछ एमएसएमई को रिलीफ देने की बात की थी, ठीक है। अब आगे देखिए, आईडीए थ्रेशोल्ड इज सो कंपेलिंग दैट इवन फॉर्मल यूनिट आर टुडे आउटसोर्सिंग फ्रॉम इनफॉर्मल यूनिट, ठीक है। तो इसके डर की वजह से जो फॉर्मल कंपनीज होती हैं, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन वगैरह करा के फॉर्मली काम करती हैं, उनको भी डर लगता है, इसलिए वो इनफॉर्मली अब वर्कर्स को बुलाती है। ना रजिस्ट्रेशन का डर, ना कुछ गवर्नमेंट के इश्यूज। तो फिर जो भी करना है ऑफ पेपर काम करना है, ऑन पेपर कुछ काम नहीं करना है, तो ऐसी चीज़ें चलने लगती हैं। तो ये एक आप कह सकते हो इशू देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है, इमेजिन दिस सिनेरियो विदाउट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अगर ये हटा दिया जाए तो हो सकता है बहुत सारे लोग फ्रीली काम कर सके और अपने ग्रोथ के लिए तो काम करेंगे ही, ताकि वो खुद ग्रो हों। और दूसरा ये एक बेनिफिट होगा कि एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होगा। अब देखते हैं यहाँ पर जो आप कह सकते हो कि अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं, लेकिन इसको मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं ड्यूरिंग दी गवर्नमेंट के टेन्योर में, तो वो उसका जिक्र किया गया, इसलिए उसके ऊपर एक नज़र डाल लेंगे ताकि आपके दिमाग में एक बार फ्रेश हो जाए कि चीज़ें क्या क्या हुई थी, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अंत्योदय की बात की गई, तो अंत्योदय का मतलब क्या होता है? अंत्योदय मतलब द लास्ट पर्सन, जिसके तक जो एकदम नीडी है उसके तक भी सारी चीज़ें पहुंचनी चाहिए, सारी स्कीम्स, ठीक है। तो ये एजेंडा होता है गवर्नमेंट का, अंत्योदय का, यानी लास्ट पर्सन को भी फैसिलिटीज़ मिल जानी चाहिए। तो अभी देखिए गवर्नमेंट के क्या क्या मोटो थे, क्या क्या एजेंडाज थे। फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी सभी लोगों को फाइनेंशियली बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ सके सभी लोग, ठीक है। फिर गैस फ्री और इलेक्ट्रिसिटी फ्री ये सब कनेक्शन दिया गया है। सैनिटाइजेशन पे काम किया गया है, हाउसिंग के लिए काम किया गया है। तो ये सारी चीज़ें की गई हैं ड्यूरिंग द टेनोर। फिर 370 हटाया गया, राम मंदिर का इशू देखा, ट्रिपल तलाक का इशू देखा, फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देखा हमने, किस तरीके से जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ के जो कह सकते हो जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ थे उनको सिटीजनशिप देने की बात की गई थी। फिर चीफ ऑफ डिफेंस का एक नया पोस्ट हमने देखा, सीडीएस, जो जनरल बिपिन रावत हैं अभी। फिर मिशन गगनयान, जिसके तहत स्पेस में जाएंगे लोग, आप कह सकते हो ह्यूमन ह्यूमन स्पेस प्रोजेक्ट है ये हमारा, जिसके लिए हम ट्रेनिंग कहाँ रशिया से ले रहे हैं, ठीक है। और पीएम किसान सम्मान निधि हमने देखा, जो 6,000 रुपये मिलेंगे 3 इंस्टॉलमेंट में 2,000 के, ठीक है। और ये देखिए, और आगे बात की जा रही है, देखिए यहाँ पे जल जीवन मिशन की। जल जीवन मिशन चालू किया गया था, जिसके तहत हम बात कर रहे हैं कि 2024 तक हर घर नल से जल की बात की जा रही है, ठीक है। फ्री वैक्सीनेशन की बात की गई, जिसके तहत 50 करोड़ जितने भी लाइफ स्टॉक हैं, आप कह सकते हो कि गाय भैंस हैं जिनको फुट एंड माउथ डिजीज़ हो जाती है, ब्रुसियोलाइसिस हो जाता है, ठीक है, उन सब डिजीज़ के लिए फ्री वैक्सीनेशन की आप कह सकते हो पहल लाई गई थी। फिर जो फार्मर्स हैं, फार्म लेबरर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, तो ऐसे लोग को पहले पेंशन नहीं मिलती थी, तो अभी
अब कहते हो श्रमयोगी मानधन योजना लाई गई थी, जिसके तहत 3,000 पेंशन के रूप में मिलेंगे जब आप 60 ईयर्स क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके की स्कीम लाई गई ताकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको भी पेंशन में कवर किया जाए, ताकि एक सोशल सिक्योरिटी बनी रहे। और फिशरीज जो ब्लू इकोनॉमी है उसके लिए भी काम किया गया है। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी लाई गई थी। ठीक है, और फिर हम देख रहे हैं कि वो जो लोन है उसको भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो पहले 10 लाख तक का लोन दिया जाता था, अब उसको इंक्रीज करके 20 लाख तक कर दिया गया है। एकलव्य मॉडल स्कूल चालू किया गया था, 400 नए एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल मॉडल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ट्राइबल्स होते हैं, ट्राइबल्स सेक्शन के बच्चे होते हैं, उनको यहाँ पर आप कह सकते हो काफ़ी अच्छी एजुकेशन दी जाती है। और यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था, फिर चीट फंड लॉ लाया गया है। तो यार ये सारी चीज़ें की गई थी, ये गवर्नमेंट के टेन्योर में वही सारी चीज़ों का यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है। ठीक है, इसको पॉलिटिकल एंगल से लेने की ज़रूरत नहीं है कि पॉजिटिव काम किया गया है सरकार द्वारा, नेगेटिव काम किया गया है। इसको आपको देखना है कि क्या क्या काम किए गए हैं, और फिर उसके बारे में जानकारी रखना है कि वो पर्टिकुलर टॉपिक क्या था, उसके अंदर क्या क्या बातें हैं। आत्मनिर्भर भारत अभी जो रिसेंटली सेल्फ रिलायंट पैकेज लॉन्च किया गया था कोविड के टाइम पे, ठीक है, जिसमें 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था। तो इसमें काफ़ी कुछ दिया गया है, जो एमएसएमई है उसको दिया गया है, फार्मिंग सेक्टर को दिया गया है। काफ़ी आप कह सकते हैं इस पैकेज के तहत भी हेल्प प्रोवाइड कर गई है हर एक सेक्टर को। और देखिए और क्या बात बताई जा रही, तो बेसिकली यही बताया गया है कि ये सारी चीज़ें की गई हैं करंट गवर्नमेंट के द्वारा पिछले 1 साल में, और कुछ बातें अभी रिसेंट की भी बताई गई हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि फ्यूचर में क्या करता है। तो देखिए ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल था, ये तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर उन्होंने ही लिखा था। और अभी नीचे एक आर्टिकल आया है, ये आया अपोजिशन की तरफ से, जो अपोजिशन के आप कह सकते हो कि लीडर हैं, जो आप कह सकते गुलाम नबी आज़ाद। ठीक है, तो ये इनके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए ये अब यहाँ पर इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म वैसे भी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन्होंने सारी क्रिटिसिज्म वाली बातें रखी हैं कि किस तरीके से डिमोनेटाइजेशन किया गया था, और किस तरीके से अभी जो जीडीपी गिरते जा रही है। और ये कोविड-19 से पहले से ही जीडीपी गिरती जा रही थी, ऐसा नहीं कि कोविड की वजह से ही जीडीपी गिरी है। और किस तरीके से जो हेल्थ इंफ्रा है वो हमारा अप टू डेट नहीं है कि हम किसी भी पेंडेमिक से लड़ सकें। और अभी कोविड में भी किस तरीके से सरकार की अनप्रिपेयर्डनेस को हमने देखा है, और सरकार ने किस तरीके से आप कह सकते हो सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं किया है। तो काफ़ी ये सब बातों पे क्रिटिसिज्म किया गया। और यहाँ देखिए जो महाराष्ट्र सरकार है वो अभी क्या कर रही है कि जैसा कि सन ऑफ द सॉइल अभी कहा था उद्धव ठाकरे साहब ने, कि सन ऑफ द सॉइल जितने भी महाराष्ट्र के आप कह सकते हो रेसिडेंशियल्स हैं, डोमोसाइल्स हैं, वो वहाँ पर जाके क्योंकि अभी वहाँ से जो माइग्रेंट लेबर हैं वो मूव कर गए हैं अपने नेटिव प्लेसेस की तरफ, तो काफ़ी वैकेंसीज आ गई हैं। तो जितने भी सन ऑफ द सॉइल है वो जाएं और अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं और जॉब को कैप्चर करें, ये ऐसा कहना था उद्धव ठाकरे जी का। और अभी वो कह रहे हैं कि जैसा कि महाराष्ट्र में पहले उनके यहाँ पे क्या लॉ था कि 80% ऑफ दी जो भी वैकेंसीज हैं वो किसको मिलेगी, जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनको मिलेगी। तो अभी उसको कैंसिल करके 60% किया गया है कोटा। ठीक है, तो ये एक चीज़ लाई गई। और आंध्र प्रदेश में कितना है, आंध्र प्रदेश में 75% है। ठीक है, और देखिए आंध्र हाईकोर्ट क्वैशेस ऑर्डिनेंस। तो अभी देखिए आंध्र प्रदेश में पिछले टाइम हमने देखा था, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी साहब, उन्होंने क्या कर दिया था, जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर थे, ठीक है, उनको ऑर्डिनेंस लाकर उनको निकाल दिया था। ठीक है, तो क्योंकि वो इलेक्शन कंडक्ट नहीं करा रहे थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अभी कोविड चल रहा था, तो काफ़ी सिचुएशन ख़राब थी। ठीक है, तो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया था इलेक्शन, इससे वो नाराज़ हो गए थे चीफ मिनिस्टर साहब। तो वहाँ पर गवर्नर आप कह सकते हो गवर्नर की मदद से जो आर्टिकल 213 है, आर्टिकल 213 क्या है, अब स्टेट में ऑर्डिनेंस ला सकते हो आर्टिकल 213 की मदद से। और सेंटर में ऑर्डिनेंस लाने का क्या आर्टिकल है, आर्टिकल है 123, और स्टेट का क्या है 213। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स आप याद रखिए। तो अभी उसको कैंसिल कर दिया गया है कि ये गलत तरीका है किसी भी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को निकालने का, तो अभी उनको वापस लाया गया है। और यहाँ देखिए हरीश साल्वे क्या कह रहे हैं, इन्होंने अभी कहा है, जिस तरीके से अभी डिफेमेशन के ऊपर काफ़ी इशू हो गया था कि जो पब्लिक सर्वेंट हैं और जो जैसे जजेस हैं, तो आप जज को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, आप जजमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। ठीक है, अब ये नहीं कह सकते हो कि पर्टिकुलर जज जो है वो गवर्नमेंट से डर गया है। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि जजमेंट खराब है, इस तरीके से आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। तो ऐसा जो हरीश साल्वे हैं, जो अभी काउंसिल क्वींस काउंसिल में, जो यूके की क्वींस काउंसिल है उसके आप कह सकते हो एडवोकेट हैं। ठीक है, तो उनका भी ऐसा केस है, तो ये कह रहे हैं कि प्राइवेट डिफामेशन फास्ट ट्रैक केसेस ऐसे ट्रिब्यूनल्स बनाने चाहिए जो ऐसे केसेस को हैंडल कर सकें।
अब देखिए आज के एक्सप्लेन पेज में जीडीपी का एक आर्टिकल है कि किस तरीके से अभी जीडीपी नीचे गिर रही है, तो इस आर्टिकल को देखेंगे कि क्या बात बताई जा रही है। और ये एक आर्टिकल आया है, इसमें बात बताई जा रही है कि किस तरीके से जो आप कह सकते हैं कि ज़्यादा एजेड मेल है वो कम वरीड है कोरोना को लेकर, उसको इतनी फिक्र नहीं है एज़ कम्पेयर टू दी काउंटर फीमेल या फिर अदर जो मेल्स या फिर फीमेल्स हैं जो लोअर एज के हैं, कम एज वाले हैं। तो ये देखा गया जो ज़्यादा एज वाले मेल्स हैं उनको चिंता कम है, वो इतने वरीड नहीं हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये वाला आर्टिकल क्या कह रहा है। जो स्लोइंग ग्रोथ की बात की जा रही है कि अभी हम देख रहे हैं कि जीडीपी काफ़ी गिरती हुई जा रही है, तो अभी हाउ वल्नरेबल वॉज इट एवर बिफोर द कोविड-19। ठीक है, तो सारा ही पहलू कवर करेंगे कि पहले कैसा था अभी कैसा है। तो यहाँ देखिए सब कुछ बताया गया है कि 2012-13 में 5.5 था, फिर कैसे 5.5 से 6.5, 7.5, 8, 8.25, 7, 6.1, फिर 19-20 का कितना है 4.2, और 20-21 का प्रेडिक्ट किया गया है -5 से -10। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि 19-20 का 4.2 ग्रोथ देखने को मिला है। ठीक है, यानी काफ़ी नीचे गिरते जा रहा है जीडीपी। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिलीज़ किया है अभी डाटा, जिसके तहत हमें पता चला है कि 4.2 ही ग्रोथ देखने को मिली है, तो काफ़ी कम देखने को मिला है। और ये नए डाटा सीरीज़ के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है, और इसके अंदर बेस ईयर क्या है 2011 और 12, क्योंकि हम किसी बेस ईयर इस टाइम पे क्या था उसके कंपेयर में अभी कितना प्रतिशत है, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं ना कि अभी 4.2% ग्रो हो रहा है कि कितना हो रहा है। ठीक है, तो बेस ईयर अभी 2011 कंसिडर किया गया, 11-12, पहले 2004-5 के हिसाब से हम कंसिडर करते थे, लेकिन अभी नई सीरीज लाई गई है। ठीक है, और देखिए नॉमिनल जीडीपी को भी प्लमिनेट कर गई है, यानी जो नॉमिनल जीडीपी है वो भी गिर रही है। देखिए दो जीडीपी होती है, एक होती है नॉमिनल जीडीपी, एक होती है रियल जीडीपी। जो नॉमिनल जीडीपी है इसमें क्या होता है, रियल जीडीपी तो होती है प्लस जो इन्फ्लेशन फैक्टर होता है कि कितना इन्फ्लेशन चल रहा है, ठीक है, उसको भी कंसीडर किया जाता है। और जो रियल जीडीपी है उसमें इन्फ्लेशन जो है उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, कि कितना इन्फ्लेशन फैक्टर है वो सब कंसीडर नहीं किया जाता है। तो रियल जीडीपी से हमें एक्चुअल पता चलता है कि क्या चीज़ें एक्चुअल में चल रही हैं। और जो नॉमिनल जीडीपी है उससे हमें पता चलता है कि अगर इन्फ्लेशन हो गया तो उसके बाद चीज़ें क्या चल रही हैं। तो देखिए आगे बात बताई जा रही है कि 7.2% इन दी 2018-19 नॉमिनल जीडीपी ग्रू बाय 11%। ठीक है, तो देखिए इतना डिफरेंस सारी आंकड़ों के इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये याद रखिए कि नॉमिनल जीडीपी भी गिर रही है। अब देखिए आगे बताया जा रहा है व्हाट इज़ द मैटर की क्यों इतना ज़्यादा डिक्लाइन आ रहा है। तो शार्प फॉल मीन्स द गवर्नमेंट डज नॉट गेट द रेवेन्यू, कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिल रहा है काफ़ी जगहों से, कि वो स्पेंड ही नहीं कर पा रही है। ठीक है, और अभी कोविड भी चल रहा है तो काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। फिर जो कॉरपोरेट टैक्स कट किया गया था, ठीक है, जिसके तहत कितना 22% कर दिया गया था, और एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ दी एस्टेब्लिशमेंट एंटरप्राइजेस के लिए 15% भी कर दिया गया था। ठीक है, तो उससे भी इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया ही नहीं, उसके बावजूद भी 3% का हमें फॉल देखने को मिला। ठीक है, तो इतनी पॉजिटिव चीज़ें हुई नहीं, इसलिए काफ़ी इकॉनमी और जीडीपी गिरते ही चला गया। अब देखिए आगे क्या बोला गया है कि रैप्ड इकॉनमी स्ट्रक्चर, तो वही बात बताई जा रही है कि इकॉनमी का स्ट्रक्चर अभी सही चल नहीं रहा है। और जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी कि जो हमारी आप कह सकते हो जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उनका भी बराबर से यूज़ हो नहीं पा रहा है, बराबर एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रहा है, इसलिए जो इकॉनमी है वो गिरती ही चली जा रही है। और यहाँ देखिए सेक्टर वाइज बात बताई जा रही है कि एग्रीकल्चर का अगर देखें हम तो फर्स्ट क्वार्टर में 3% था, सेकंड क्वार्टर में 3.5, थर्ड क्वार्टर में 3.6, फोर्थ क्वार्टर में 5.9, यानी कि एग्रीकल्चर ही है जो सिर्फ पॉजिटिव दिख रहा है। बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन है वो तो काफ़ी डिक्लाइन हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला आर्टिकल बात कर रहे हैं कि एक बॉन्ड है आरबीआई द्वारा, जिसको 7.75% आरबीआई बॉन्ड कहा जाता है, इसको अभी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए अभी ये बॉन्ड क्या है, तो ये 2018 में एक बॉन्ड चालू किया था जो 1,000 रुपये में मिलता है मिनिमम, और इसकी अपर लिमिट कोई भी नहीं है, आप कितने भी अपर लिमिट तक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा सेविंग्स का स्कीम था, जब जितने भी आप कह सकते हो सेविंग या इन्वेस्ट करने वाले लोग होते हैं उसके लिए काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन था। लेकिन अभी आरबीआई ने इसको बंद कर दिया है, तो ये अभी जो ऑप्शन खुला हुआ था सेविंग करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए वो भी बंद हो गया है। ठीक है, तो ये बॉन्ड इसका जो लॉक इन पीरियड है वो 7 साल का लॉक इन पीरियड होता है। ठीक है, 7 साल का, और इसके ऊपर टैक्स भी पे करना पड़ता होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ बातें होंगी इस बॉन्ड के बारे में।
वॉज इट इन हाई डिमांड, तो हाई डिमांड में था ही, क्योंकि अभी सारे ही फील्ड जो हैं वो डाउनफॉल में चल रहे हैं, इसलिए और कोई एक अच्छा ऑप्शन नहीं था इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इसलिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन था इन्वेस्टर्स के लिए, सेवर्स के लिए। और देखिए बोला गया है कि जो 5 करोड़ जिनकी इनकम होती थी उनके लिए इसके ऊपर जो रिटर्न होता था 4.4% होता था, जो 30% तक आता था उनके लिए 5.4% होता था, जो 10% इनकम टैक्स के ब्रैकेट में आते थे उनके लिए 6.975% होता था। तो इस तरीके से सभी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए काफ़ी एक अच्छा यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है वाई द कट इन द रेट, तो रेट कट क्यों किए जा रहे हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं रेपो रेट भी कट कर रहे हैं, रेपो रेट वगैरह कट करेंगे तो इससे बेनिफिट ये होगा कि जो बैंक है उनको कम पैसों में, कम रेट में पैसे मिलेंगे, फिर वो आगे जो लोन है लिक्विडिटी के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए अभी मार्केट में जो डिमांड बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाना ज़रूरी है, इसलिए लिक्विडिटी फैलाना ही, लिक्विडिटी को बूस्ट करना ही मेन मोटो है, इसलिए अभी सभी चीज़ों के रेट कट किए जा रहे हैं। और अगर यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये सब स्कीम जो बॉन्ड वाली स्कीम है इसके तहत पैसे आरबीआई के पास आने लगेंगे, यानी लोगों के पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे ना। देखिए ये है आरबीआई और ये हो गया पीपल, ठीक है। तो इसके पास से अगर आरबीआई के पास सारे पैसे चले जाएंगे तो इनके पास तो पैसे बचेंगे ही नहीं, इसलिए शायद ये सारी बॉन्डें जो हैं वो अभी ख़त्म की जा रही है ताकि इनके पास पैसे बचे रहें और ये उसको खर्च करें, कंजम्पशन करें, ठीक है। तो ये सारी इश्यूज़ हैं। और यहाँ पर देखिए ये वाला आर्टिकल बात कर रहा है अभी अफगानिस्तान में जो एक आप कह सकते हो ऑफिशियल थे जिन्होंने, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे नजीबुल्लाह, इनके ग्रेव यार्ड पे विजिट किया, तो वही बात बताई जा रही है कैसे नजीबुल्लाह अपने टाइम पे अफगानिस्तान को लेके चलते थे, ठीक है। ये पश्तून थे, ठीक है। तो पश्तून और ये अफगानिस्तान को काफ़ी एक अच्छी तरीके से लेके चलना चाहते थे, लेकिन जब तालिबान आया तो तालिबान ने इनके अगेंस्ट में काम करना शुरू किया, और अभी आप देख ही रहे हैं किस तरीके से तालिबान आज भी वहाँ पर कितना आप कह सकते हो कि हावी हो चुका है, कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी काम करता है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ आप याद रख सकते हो कि ये जो थे, ये जो ग्रुप है, ये वाली खाद खाद ग्रुप है, ठीक है, ये वहाँ की अफगान की सीक्रेट सर्विस ग्रुप थी, ठीक है, जैसे रॉ वगैरह होती है तो वहाँ के भी ये बॉस वगैरह थे, ठीक है। और ये अभी बोला जा रहा है कि वाई दी विजिट मैटर, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जो यूएस तालिबान डील है उससे बहुत सारे लोग खुश नहीं है, क्योंकि अगर यूएसए वहाँ से चला जाएगा तो तालिबान पूरा कब्जा कर सकता है अफगान लेड, तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इनका जो सपना था, इनका क्या था, अफगान लेड अफगान ओन नेशनल, ठीक है, यानी कि अफगान की गवर्नमेंट को लेड करना चाहिए और अफगान की ओनरशिप होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई टेररिस्ट ग्रुप आके चीज़ों को कैप्चर कर ले पूरी तरीके से। तो ये सारी बातें बताई गई हैं, इसलिए बैक टू दी जो ऑफिशियल्स हैं इनके पास जा रहे हैं, यानी एक आइडियोलॉजी दिखा रहा है कि किस तरीके से वो इनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, कि ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का वहाँ पे रूल रहे, ना कि तालिबान का रूल रहे। और यहाँ देखिए अभी एक इशू देखने को मिला है, जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने ट्विटर पे एक ट्वीट कर दिया था जिससे काफ़ी आप कह सकते हो कि राइट्स फैल सकते थे, इसलिए जो ट्विटर है उन्होंने उसके डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे कि नॉर्मल विजिबल नहीं रहेगा, एक आपको प्रोटेक्शन रहेगा, क्लिक करेंगे आप उसके ऊपर कि हाँ आप श्योर हैं कि आप इसको पढ़ना चाहते हैं तभी आपको विजिबल हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें अभी की गई हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो ट्वीट थे काफ़ी अग्रेसिव थे, जिनसे काफ़ी हिंसा हो सकती थी, तो जो ट्विटर वगैरह जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं इनके जो लॉज हैं उनके तहत उनके पास ये राइट है कि वो इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, ताकि उनके प्लेटफॉर्म के ज़रिए ज़्यादा हिंसा ना फैले सोसाइटी में। और यहाँ पर देखिए एक जो अफ्रीकन अमेरिकन है उसकी डेथ हो गई, उसके चलते यहाँ पर काफ़ी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, जो मिनीसोटा मिनीसोटा एक स्टेट है यूएसए का, उस स्टेट में। और यहाँ पे देखिए सिंगापुर जो है वो अभी ट्रैवल बबल चालू करने की बात कर रहा है। ट्रैवल बबल क्या होता है, सपोज करिए कि दो तीन कंट्रीज़ है, सिंगापुर है सपोज करिए, भारत है सपोज करिए, और यूएसए है सपोज करिए, ये तीन कंट्रीज़ काफ़ी अच्छा मेंटेन कर रहे हैं कोविड, तो ऐसा होगा कि ये तीनों आपस में मिलकर एक दूसरे के स्टेट कंट्रीज़ में ट्रैवल चालू कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके के ऊपर एस्पेक्ट के ऊपर सोच रहा है अभी सिंगापुर। और देखिए यहाँ पर अभी जो है 37 नेशन ने लॉन्च किया है अलायंस टू शेयर कोविड टूल को शेयर करने की बात की जा रही है, कि जो भी वैक्सीन आएगी इसको ये आपस में शेयर करेंगे, क्योंकि अगर उसको पेटेंट इशू से देखा जाएगा तो फिर ये बेनिफिशियल नहीं रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है जिसमें जो भी अभी वैक्सीन बनेगी तो उसको आपको फॉर द वेलबींग ऑफ द ह्यूमन काइंड सभी के साथ शेयर करना ज़रूरी है, ठीक है।
अब यहाँ देखिए, रिमूविंग द स्पेशल स्टेटस डबल एज स्वॉर्ड। हांगकांग के लिए अगर स्पेशल स्टेटस हटा दोगे, जैसा कि आप सब जानते हैं हांगकांग क्या है, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, ठीक है। अगर ये हटा दोगे आप तो हांगकांग के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए हांगकांग ने अभी यूएसए के साथ बातचीत की है कि आप लोग इंटरफेयर मत करिए, क्योंकि अभी ऐसा बोला जा रहा है कि यूएसए चाहता है कि हांगकांग के पास से स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव का जो रीजन का आप कह सकते हो स्टेटस है वो हट जाए। और यहाँ देखिए, जो मलेशिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, मोहम्मद महातिर मोहम्मद, इनको भी निकाल दिया गया है इनकी पार्टी से। और ये वाला आर्टिकल बात कर रहा है कि ऑलरेडी जो स्ट्रगलिंग है इकॉनमी, ठीक है, कोविड के टाइम पे, तो उसमें ही बताया गया क्या क्या चीज़ें की गई हैं। जैसे कि हमने देखा था IL&FS का क्राइसिस आया था, फिर हमने देखा फेलियर ऑफ कितने बैंक, यस बैंक का फेलियर देखा, पंजाब बैंक का देखा, ठीक है। फिर ऐसे काफ़ी बैंक्स भी डूबे, फिर NPS के काफ़ी इशू हमने देखे हैं। और फिर हमने देखा जो कॉरपोरेट टैक्स कम कर दिया गया था, 22% कर दिया गया। फिर हमने देखा जो इसके तहत कॉरपोरेट टैक्स कम किया तो हमको कितना 1.45 लाख करोड़ का नुकसान भी हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें की गई थी, क्योंकि अभी 1 साल हो गया है इनके सेकंड टेन्योर को, इसलिए सारी चीज़ें कवर की जा रही हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई थी इनके टाइम पे, ठीक है। और बोला जा रहा है कि ये सारी चीज़ें आपने टैक्स वगैरह रिड्यूस करी, ठीक है, लेकिन वहाँ से ज़्यादा बेनिफिट हुआ नहीं कोई नया, आप कह सकते हो कि इन्वेस्टमेंट देखने को मिला नहीं। और अभी हमने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के बारे में भी देखा, और यहाँ देखिए ये आर्टिकल बता रहा है कि अभी 38% तक की गिरावट देखने को मिली है। जो कोर सेक्टर है, 8 कोर सेक्टर कौन से हैं देखिए, कुछ कोर सेक्टर आपको बता देता हूँ। सीमेंट है, ठीक है, क्रूड ऑयल है, कोल है, फर्टिलाइज़र है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्टील है, ठीक है। तो ये नेचुरल गैस है, रिफाइनरीज हैं, ठीक है। तो ये सारे जो कोर सेक्टर हैं, ये 8 कोर सेक्टर हैं हमारे भारत में। तो अभी कितना 38% गिर गया है, और हमने देखा था पिछली बार कितना सिर्फ 9% गिरा था। तो कितना ज़्यादा फॉल देखने को मिल रहा है। और ये देखिए, अभी जो UN है, UN ने कहा है कि $8.5 ट्रिलियन का नुकसान देखने को मिल सकता है कोविड-19 की वजह से। देखिए, ये तो वही आर्टिकल है जो हमने देखा, 7.75% जो सेविंग बॉन्ड है जिसको RBI अभी बंद करने की बात कर रहा है, उसकी वजह से जो सेवर्स है, पेंशनर्स हैं, उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन बचेगा नहीं कि कहाँ वो इन्वेस्ट करें। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए, शुक्रिया।